बाढ़ में नेकलेस का घर। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उस गांव में एक विनीता नाम की औरत अपनी दो बेटियां मुस्कान और आनंदी के साथ रहती थी। विनीता बहुत गरीब थी। वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी और उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी में अपने घर का खर्चा चलाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन विनीता काम करके घर की ओर जा रही थी कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बहुत तेज बारिश होने के कारण विनीता जल्दी जल्दी अपने घर की ओर आने लगती है। थोड़ी देर बाद विनीता घर पहुंच जाती है और खिड़की से बारिश देखने लगती है। हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज हो रही है और अब तो घर की छत भी टपक रही है। अब मैं बच्चों के लिए खाना कैसे बनाऊं? खाना बनाने के लिए जो लकड़ियां रखी थी वो भी गीली हो गई है। इतना सोचकर विनीता बारिश के बंद होने की मनोकामना करने लगती है, परंतु बारिश बंद नहीं होती और धीरे धीरे गांव में बाढ़ आने लगती है। साथ ही धीरे धीरे करके विनीता के घर में पानी आने लगता है, जिस वजह से वो अपने बच्चों को बेड पर चढ़ा देती है और नीचे उतरने के लिए मना कर देती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, प्लीज़ जल्दी से ये बारिश बंद करवा दो। अगर इसी स्पीड में बारिश होती रही तो गांव को डूबने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और अगर गांव डूब गया तो मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो ये एक टूटी फूटी झोपड़ी ही है। विनीता ये सब सोच रही होती है, परंतु तभी उसकी छोटी बेटी कहती है, माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम बाहर से कुछ लेकर आओगी और अब तुम काम से आ चुकी हो, इसलिए जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बस थोड़ी देर सब्र कर, बारिश बंद होते ही मैं तेरे लिए बाहर से कुछ लेकर आ जाऊंगी। घर के बाहर रखी सभी लकड़ियां गीली हो चुकी है, इसलिए मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं बना सकती और बारिश के कारण बाजार भी बंद हो गया है। तो थोड़ी देर सब्र कर, बारिश बंद होती ही मैं कुछ इंतजाम करती हूँ बेटी। इसी तरह पूरी रात बारिश होती रहती है, जिस वजह से गांव डूबने लगता है। बाढ़ आने के कारण सभी लोग अपने दूर के रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, परंतु विनीता का इस दुनिया में उसके बच्चों के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर पास के गांव में चली जाती है। परंतु उस गांव के लोग विनीता के गांव वालों से नफरत करते थे, इसलिए वो लोग विनीता को वहां नहीं रुकने देते। देखो बहन जी, तुम कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप किसी और गांव में चली जाओ, क्योंकि तुम हमारे दुश्मन गांव की रहने वाली हो और हम अपने दुश्मन गांव के किसी भी व्यक्ति को अपने गांव में नहीं रहने देते। बहन जी, कृपया करके मुझ पर रहम खाओ। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम मुझे बहन भी बोल रही हो और दुश्मनी भी निभा रही हो। मेरे पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। देखो, वो सब हम नहीं जानते, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देंगे। सभी गांव वालों को गुस्से में देखकर विनीता वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। इस तरह विनीता बिना रुके अपने बच्चों के साथ चलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद विनीता चलते चलते जंगल के किनारे पहुंच जाती है। उस जंगल से अजीब अजीब जानवरों की आवाज आ रही थी। विनीता की बेटी मुस्कान जानवरों की आवाज सुनकर डर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तो हम जंगल में आ गए हैं और मैंने पढ़ा है कि जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। हाँ बेटी, मुझे भी पता है कि हम इस समय जंगल में हैं, परंतु अब हम कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस जंगल के अलावा रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। गांव में बाढ़ आ चुकी है। ये जंगल गांव से थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए इस जंगल में बाढ़ को आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक हम इसी जंगल में रहते हैं। परंतु माँ, हमारे पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। ऐसे में हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं आनंदी बेटा,
इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे साथ है और मेरे जिंदा रहते तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हमें अपने लिए घर बनाना होगा। मुस्कान, तुम मेरे साथ लकड़ियाँ लेने चलो, हम लकड़ियों से घर बनाएंगे। इस तरह विनीता मुस्कान को लेकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढने लगती है और वो दोनों चलते चलते थोड़े आगे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आनंदी वहीं पर बैठी होती है। तभी आनंदी के पास एक घायल शेर आता है। आनंदी अपने सामने शेर को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी आनंदी की नजर शेर की चोट पर पड़ती है। इसके बाद आनंदी को उस शेर पर दया आ जाती है। आनंदी आसपास से जड़ी बूटियां ढूंढने लगती है। इस तरह थोड़ी देर बाद आनंदी उस शेर को जड़ी बूटियां लगा देती है। आनंदी के जड़ी बूटी लगाते ही वो शेर एक परी में बदल जाता है। आनंदी अपने सामने परी को देखकर हैरान रह जाती है। घबराओ मत मेरी प्यारी बेटी आनंदी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे लोगों के लिए अच्छे स्वभाव की हूँ और बुरे लोगों के लिए बुरे स्वभाव की हूँ और तुम एक नेक दिल लड़की हो। तुमने बिना डरे शेर के घाव पर जड़ी बूटियां लगाई और अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मुझे तो आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अब मुझे आदत हो गई है। परंतु फिर भी अगर आप मेरी सहायता करना चाहती हो तो सबसे पहले मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और उसके बाद मुझे और मेरी माँ को रात में सर छुपाने के लिए एक घर चाहिए। आनंदी, बस इतनी सी बात? तुम्हारी ये इच्छा तो मैं अभी चुटकी बजाते ही पूरी कर सकती हूँ। ये लो, ये एक जादुई नेकलेस का घर है। ये घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम इस घर में जीवन भर रह सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये घर देकर मेरी सहायता करी। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। आनंदी को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो उस घर के अंदर चली जाती है। वो घर अंदर से बहुत ही आलीशान था। आनंदी सबसे पहले किचन में जाती है। वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बने हुए थे। आनंदी बिना देरी किए खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब आनंदी की माँ विनीता और बहन मुस्कान वहाँ आते हैं तो वो अपने सामने नेकलेस का घर देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे दोनों आनंदी को इधर उधर देखने लगते हैं, परंतु उन्हें कहीं आनंदी दिखाई नहीं देती। तभी वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो दोनों देखते हैं कि आनंदी बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खा रही है। इसके बाद वो दोनों भी बिना देरी किए खाना खाने लगते हैं और इस तरह खाना खाने के बाद वो सभी नए नए कपड़े पहनकर खुश रहते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में भी तेज वर्षा होने लगती है और तेज वर्षा होने से सभी गांव में बाढ़ आ जाती है। कुछ देर बाद उसी गांव के लोग जंगल में आते हैं जिन्होंने विनीता को अपने गांव से भगाया था। जंगल के बीचों बीच वो घर देखकर सभी लोग उसके पास आते हैं। इसके बाद विनीता भी बाहर आ जाती है। विनीता को अपने सामने देखकर सभी लोग विनीता से मदद मांगते हैं, परंतु विनीता उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है और उन्हें घर में आने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वो सभी बाढ़ से बचने के लिए उस घर में आ जाते हैं और उसके बाद विनीता उन सभी का अच्छी तरह से ध्यान रखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जादुई आम का घर। एक गाँव में सीता नाम की लड़की अपने पिता सचिन और अपनी सौतेली माँ सीमा के साथ रहती थी। सीमा की कोई भी औलाद नहीं थी और वो सीता के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया करती थी। सचिन विदेश के कंपनियों के साथ काम किया करता था, जिसके कारण काम के सिलसिले से सचिन ज्यादातर घर से बाहर रहता था और इसी कारण सचिन ने दूसरी शादी सीमा के साथ करी, क्योंकि 4 साल पहले सीता की मां संजना की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण सीता के पिता सचिन अपनी बेटी सीता के पालन पोषण के लिए
दूसरी औरत से शादी करता है, जिसकी खुद की कोई संतान नहीं होती। सचिन ने बहुत सोच समझ के पूरे 4 साल बाद सीता की परवरिश के लिए सीमा से शादी करी, ताकि वो अपनी बेटी सीता को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सके। परंतु सीता की सौतेली माँ के आ जाने के बाद सब कुछ उल्टा होने लगता है। जैसा कि सचिन ने सोचा था, उससे बिल्कुल उल्टा होता है। सचिन अपनी बेटी को हमेशा से पढ़ाई लिखाई की चीजें, वेस्टर्न कपड़े, कैंडीज, मफिन्स आदि लाकर दिया करता था, ताकि उसे बाहर के बच्चों के साथ कम और पढ़ाई में ज्यादा मन लगे। और इतनी अच्छी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ती सीता को देख सीमा मन ही मन बहुत चिढ़ा करती थी। सचिन के बाहर जाते ही सीमा सीता की सारी बुक्स, महंगे वेस्टर्न कपड़े, कैंडी, मफिन्स आदि सीता से छीन लिया करती थी, क्योंकि सीमा एक बहुत ही लालची और मतलबी औरत थी। सीता की पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, सीता को इतने सारे कामों में लगा दिया करती थी कि उसे चैन की सांस भी नहीं नसीब हो पाती थी। ऐसे ही एक दिन सीता बहुत गहरी सोच में डूबी सोफे पर बैठी होती है और खाना खा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ सीमा आती है और कहती है, क्यों रे महारानी, अभी तक तूने सिर्फ घर का काम निपटा पाया है और यहाँ मजे से बैठकर खाना खाने में लगी है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि पहले अपनी माँ को खिला दूं, फिर मैं खुद खाऊं? नहीं माँ, मैंने घर के सभी काम निपटाने के बाद ही खाना खाना शुरू करा है और आपका खाना रसोई में रखा है। जब आपको भूख लगे आप तब खा लेना। माँ, मैं सुबह से खाली पेट काम कर रही थी और मुझे भूख लगी तो मैंने खाना खा लिया। सीमा को सीता का ऐसे आराम से बैठकर खाना खाना अच्छा नहीं लगा और वो सीता को गुस्से से कहती है, अगर तूने अपना खाना खा लिया हो तो यहाँ से उठ और जा, घर में रखे खाली बर्तनों को अपने साथ ले जा और नदी से पानी भर ला। ठीक है माँ, अगर घर में पानी खत्म हो गया है तो मैं जंगल जाकर नदी के पास से पानी भर लाती हूँ। इतना कहकर सीता बर्तन उठाकर जंगल से पानी भरने जाती है। सीता जंगल की ओर जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर वो नदी के किनारे पहुंच जाती है कि तभी सीता की नजर एक पेड़ पर जाती है, जहाँ पर लाल लाल गोल मटोल अनार लगे होते हैं, जिन्हें देखकर सीता बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। परंतु वो अनार इतने ऊपर थे कि सीता उन्हें तोड़ नहीं पाती और बहुत कोशिश करने के बाद भी सीता के हाथ एक भी अनार नहीं आता और वो निराश होकर नदी से पानी भरकर अपने घर चली जाती है। सीता को घर पर देर से आने की वजह से उसकी माँ सीमा को बहुत गुस्सा आता है और उसे फिर से सुनाती है, आ गई अपने बाप की पागल संतान, मैंने तुझे नदी से पानी लाने को कहा था, वहाँ बैठकर पानी बनाने को नहीं कहा था, और तू इतनी देर से क्यों आई है? मुझे लगता है तू वहाँ मौज मस्ती मार कर आई है, तभी तेरे को आने में देरी हो गई ना, और इसलिए आज की तेरी सजा ये है कि तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। और अब तू अंदर जा और मेरे लिए स्वादिष्ट सा खाना बना, और अगर तुझे मैंने सुबह की तरह खाना खाते हुए देखा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझी? अपनी माँ की इतनी खरी खोटी बातें सुन सीता रसोई में खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाने लगती है। सीता को बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन उसकी माँ सीमा उससे खाने के लिए भी नहीं पूछती और खुद अकेली ही पूरा खाना खा लेती है और उसे बर्तन धोने का काम भी दे देती है। और ऐसे ही भूखे पेट खड़ी सीता चुपचाप बैठकर बर्तन धो देती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और भूखे पेट सो जाती है। सीता सुबह उठकर रोजाना की तरह घर के कामों में लग जाती है। काम खत्म करते ही सीता खाना खाने के लिए रसोई में जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है और तभी वो अचानक से डर जाती है। इधर उधर क्या देख रही है चोरों की तरह? तूने कल की तरह फिर से चोरी छुपके खाना खा लिया क्या? और मुझसे पूछा था कि नहीं? और अब तेरी सजा आज की ये है कि आज तू मेरे लिए जंगल से ताजे फल लेकर आएगी और कल की तरह तुझे देरी नहीं होनी चाहिए। कल तो मैंने सिर्फ तुझसे पानी मंगाया था, लेकिन आज तू मुझे ताजे ताजे फल लाकर खिला बिना किसी देरी के साथ। टोकरी उठा और जंगल की तरफ चली जा। अपनी माँ की बातें सुनकर सीता खाना बीच में ही छोड़कर टोकरी लेकर जंगल से फल तोड़ने चली जाती है। सीता जंगल जाकर देखती है
कि रास्ते में सेब और केले भी लगे होते हैं और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर सीता घबरा जाती है। सीता ऊपर देखकर ये सब सोच रही होती है कि तभी उसके पास एक गुलाबी परी आती है और कहती है, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और मैं एक गुलाबी परी हूँ। मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। चलो बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी परेशानी का हल जरूर निकाल दूंगी। सीता अपनी सारी परेशानी और अपने साथ हो रहे टॉर्चर को गुलाबी परी को बताती है और ये सारी बातें सुन गुलाबी परी को बहुत बुरा लगता है। तभी गुलाबी परी अपने जादू से पेड़ पर लगे सेब, केले और अनार तोड़कर सीता की टोकरी में रख देती है और इतने सारे फल फ्रूट अपनी टोकरी में एक साथ देखकर सीता बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद करती है और अपनी टोकरी उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। सीता को इतने सारे फल लाता देख सीमा बहुत खुश होती है और उन फलों को एक साथ देखकर सीमा बहुत लालच की निगाहों से देखती है और वो सारे केले, सेब, अनार एक साथ उठाकर गांव के चौराहे पर चली जाती है जहां पर बाजार लगता है और वहां उन्हें बेच देती है, जिससे सीमा को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिसे देखकर सीमा और भी लालच में आ जाती है। सीमा घर आकर सीता को अगली सुबह जंगल फिर से इतने सारे फल फ्रूट लाने के लिए भेजती है। ऐसी ही गुलाबी परी की सहायता से सीता रोज टोकरी भर के फल फ्रूट ले आया करती और ऐसे ही रोज सीमा उन फलों को बेचकर खूब पैसा कमाती। ऐसे ही सीमा रोज बिना सोचे समझे कि सीता रोज इतना बोझ कैसे उठाकर लेकर आती है, उसे रोजाना ऐसे ही भेज दिया करती। एक दिन सीता अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ शायद आज मेरी कुछ तबीयत खराब है, आज मैं जंगल नहीं जा सकती और ना ही मैं फल तोड़कर लेकर आ पाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। लगता है तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मैं तेरी असली माँ नहीं बल्कि तेरी सौतेली माँ हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं जानती हूँ कि तू एक आलसी लड़की है, इसलिए तू तबीयत खराब होने के बहाने बना रही है। चल उठ और टोकरी उठा और भरी हुई टोकरी वापस लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। इतना कहकर सीमा सीता के गाल पर जोर से थप्पड़ मारती है और सीता को धक्के मारकर टोकरी पकड़ाकर जंगल से फल फ्रूट लाने को कहती है और जोर का थप्पड़ खाने के बाद सीता रोती हुई जंगल की ओर जाने लगती है कि तभी अचानक उसकी आंखें बंद होती है और वो एक कार के सामने आ जाती है और सीता को चोट लग जाती है कि तभी रास्ते से गुलाबी परी गुजर रही होती है और वो सीता को घायल देख वहां से उठाकर आम के पेड़ों के नीचे ले जाती है और उसे ठीक करती है। थोड़ी देर में सीता को होश आने के बाद सीता अपनी सारी आपबीती गुलाबी परी को बताती है और ये दर्दनाक बातें सुनकर गुलाबी परी सीता की सहायता करती है और वो गुलाबी परी सीता को जादुई आम का घर देती है और कहती है, ये लो सीता, तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हें ये जादुई आम का घर देना चाहती हूँ। ये जादुई आम का घर तुम्हारी बहुत सहायता करेगा और इस जादुई आम के घर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम जो चाहो, तुम जो खाना चाहो, तुम जो पहनना चाहो, तुम जो भी करना चाहो, तुम्हारी हर इच्छा ये पूरी करेगा। और अगर तुम्हें कोई और भी चीज चाहिए हो तो तुम इससे अपने विश बोल देना, ये तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। सीता गुलाबी परी के दिए हुए जादुई आम के घर में जाती है और सीता जैसे ही उस जादुई आम के घर में जाती है तभी अचानक सीता का रंग रूप बदल जाता है और कार से लगी हुई चोट भी ठीक हो जाती है और अपने आप को इतना सुंदर और अद्भुत देख सीता बहुत खुश होती है। आम के जादुई घर में सीता देखती है कि जैसे उसके पिताजी उसके लिए वेस्टर्न कपड़े लाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही कपड़े उस घर में रखे हुए होते हैं। बहुत सी डिफरेंट कंपनी के मेकअप किट देखती है और ये सब देख सीता बहुत खुश होती है। अब सीता बहुत खुश रहने लगती है
और इसी तरह सीता जादुई आम के घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई नई कहानियाँ सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कहानी में। बाय बाय।